हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज क्लास 10th का जो हम रिवीजन हमारा चल रहा है, उस रिवीजन में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन मतलब नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, इसे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम जो हमारा क्या है, वो है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। उस कलरफुल वर्ल्ड में से जो आप ह्यूमन आई वाला आर्टिकल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो जो फर्स्ट आर्टिकल बचता है वो आपका आर्टिकल बचता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो हम वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो दो फिनोमिनाज हैं या दो नेचुरल फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे, उसका क्या मीनिंग होता है वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की। देखो, जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, ये आपके पास अर्थ सरफेस है। आप अर्थ सरफेस से जैसे ऊपर जाते हो, अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हो बेटा, तो जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती है। मतलब अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो आपको एयर की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाते जाओगे तो अर्थ की अमाउंट, अर्थ में जो एयर की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। जो गैसियस एनवलप है अराउंड द अर्थ सरफेस, उसको एटमोसफेयर बोलते हैं। और उसी एटमोसफेयर में अगर हम बात करें तो अर्थ सरफेस के पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखो अगर हम ऊपर जा रहे हैं हमारे एयर की अमाउंट जो है वो कम होती जा रही है। जैसे ही एयर की अमाउंट कम हो रही है तो हम बोल सकते हैं वहां की जो डेंसिटी है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलेंगे उसको हम? ऑप्टिकल डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो जैसे आप सरफेस से ऊपर जाओगे ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज होगी, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस मीडियम का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो जो मीडियम है यहाँ पर डेंसर होगा और धीरे धीरे कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा? रेयर हो जाएगा। अगर हम सपोज करें एग्जाम्पल, यहाँ पर डेंसिटी में मान के चलो 10 है, तो धीरे धीरे डेंसिटी गिरेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे डेंसिटी 0 ही आपको कौन सा मीडियम स्टार्ट हो जाएगा? वैक्यूम। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होगी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा या ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज होगी, कुछ भी बोल दो बेटा, सब इन सब बातों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि अब जब सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। मतलब अगर कोई लाइट सन से या फिर बाहर किसी भी प्लैनेट से या फिर किसी भी स्टार से अर्थ सरफेस में एंटर करती है, तो उसको फेस करना पड़ेगा कि पहले वो वैक्यूम से आएगी या वैक्यूम है, उसके बाद वो धीरे धीरे कौन से मीडियम में एंटर करेगी? धीरे धीरे वो एंटर करेगी डेंसर मीडियम में। तो जैसे ही वो एंटर करेगी तो उसका जो पिछला वाला मीडियम है वो तो हो जाएगा रेयर, और उस अगला वाला मीडियम वो कैंसिल हो जाएगा बेटा? डेंसर। ठीक है, तो जैसे ही वो एंटर करेगी अर्थ सरफेस पे, अर्थ के एटमोसफियर में एंटर करेगी, तो पिछला मीडियम तो रेयर हुआ, अगला मीडियम क्या हुआ? डेंसर। तो मीडियम जैसे ही उसके अंदर एंटर करेगी तो लाइट को बैंड होना पड़ेगा, क्योंकि लाइट जब डेंसर मीडियम से या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो लाइट क्या होती है बेटा? बैंड होती है। तो जैसे ही लाइट एंटर करेगी यहाँ पर, मान लो ये आपने स्टार, ये सन ले लिया कोई, सन से लाइट आ रही है स्ट्रेट, ठीक है, और ये कौन सी मीडियम एंटर कर गई? अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर कर गई। तो सीधा पाथ फॉलो ना कर कर कैसा पाथ फॉलो कर रही है? स्ट्रेट, क्योंकि इसका हर पॉइंट पर इसका क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। हर पॉइंट पर ये रेयर से कौन से मीडियम में जा रही है? डेंसर। तो सीधा पाथ फॉलो ना करके कैसा पाथ फॉलो कर रही है? कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? देखो बेटा, वेन एवर a ray of light enter into the earth atmosphere, अर्थ एटमोसफियर, जब कोई रे ऑफ लाइट एंटर करती है फ्रॉम अर्थ एटमोसफियर में, फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, द लाइट फॉलो विच पाथ? कर्व्ड पाथ। कैसा पाथ फॉलो करेगी लाइट बेटा? कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी। ऐसा कर्व्ड पाथ क्यों फॉलो करेगी? क्योंकि जिससे लाइट जो है वो हमारी जब अर्थ सरफेस पर इसमें एंटर कर रही है तो वो रेयर मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है बेटा? डेंसर मीडियम में आ रही है। तो वो स्ट्रेट पाथ नहीं फॉलो करेगी, क्योंकि उससे बैंड होना पड़ेगा। लाइट जब डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर में जाती है तो उससे बैंड होना पड़ता है, नॉर्मल के टुवार्ड्स या नॉर्मल से अवे। ठीक है, तो कैसा पाथ फॉलो करेगी बेटा? इट फॉलो कर्व्ड पाथ। दिस फिनोमेना, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा?
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब कुछ एक फिनोमिनाज हैं जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पर डिपेंड करती हैं। एग्जाम में आपसे ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ सकता है कि ये कौन सी फिनोमिना या ये फिनोमिना किस प्रिंसिपल पर काम करती है, या फिर ये पूछ लेगा कि ये फिनोमिना को एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों होता है। दोनों ही पूछ सकता है आपसे। ये पूछ सकता है ये फिनोमेना किस प्रिंसिपल पे काम करती है, या फिर ये पूछ लेगा कि ये फिनोमेना क्यों हो रही है, इसको एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहली जो फिनोमेना है बेटा वो क्या है आपकी? एडवांस इन सनराइज एंड डिले इन सनसेट। क्या है फिनोमेना? एडवांस इन सनराइज एंड डिले इन सनसेट। देखो होता क्या है, सन राइजिंग के टाइम जब आपको सन अपीयर होता है कि राइज, जब सूर्य उदय होता है, जब आपको दिखता है वो, उसके दिखने से या फिर उसके उगने से या उसके उदय होने से या फिर बोल सकते हैं उसके राइज होने से 2 मिनट पहले ही आपको दिखाई देने लगता है। किसकी वजह से? वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। और जब सनसेट होता है बेटा तो 2 मिनट बाद तक, उसके सेट होने के 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देता रहता है। वो भी किसकी वजह से है बेटा? वो भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब ऐसा हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, मतलब बेसिकली हम बोल सके कि 2 मिनट सुबह के एक्स्ट्रा मिल जाते हैं हमको और 2 मिनट शाम के, तो टोटल 4 मिनट हमारे पास होते हैं जो हमारे को एक्स्ट्रा अपीयर होता है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो कैसे क्या होता है, कैसे 2 मिनट और 2 मिनट का गैप बनता है 4 मिनट का। देखो बेटा जैसे मान लीजिए आपके पास अर्थ सरफेस है, ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई सन से रे आ रही है, या सपोज करो ये सन यहाँ पर राइज हुआ है, और जिससे जो रेज आएंगी कैसा पाथ फॉलो करेगी? कर्व पाथ, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर यहाँ पर कोई इंसान बैठा है, आपको पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो उसको ये लाइट यहाँ से आती नहीं दिखाई देगी, आपको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सन एक्चुअल में है तो यहाँ पर, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इस इंसान को ये सन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन है इसकी और ये इसकी है वर्चुअल पोजीशन। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस में सन होता यहाँ पर, दिखाई हमको यहाँ दे रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? एडवांस इन सनराइज। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एडवांस इन सनराइज। जैसे इवनिंग में अगर हम बात करें शाम के टाइम, सपोज करो सन आपका यहाँ पर है, सन सेट हो चुका है, पर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कैसा पाथ फॉलो करेगा? कर्व पाथ, और फिर इस इंसान को ये सन यहाँ पर अपीयर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो सन सेट हो चुका है, उसके बाद भी आपको अपीयर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसी को बोलते हैं क्या? डिले इन सनसेट। ठीक है, तो एडवांस इन सनराइज एंड डिले इन सनसेट दोनों ही किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? दोनों ही बेस्ड है किसके ऊपर? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, एक और आपसे फिनोमिना के बारे में पूछ सकता है, उस फिनोमिना का नाम है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या नाम बेटा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आपसे ये पूछ सकता है कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, और स्टार्स का ट्विंकल करना भी किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो आर्टिकल का नाम क्या हुआ? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखो बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को रिलेट करती हुई। ये सपोज करो आपके पास अर्थ है, अर्थ जो है वो सन से क्या ले रही है बेटा? रेडिएशन। क्या ले रही है? रेडिएशन। डे टाइम के अंदर सन से हमारी जो अर्थ है वो रेडिएशन ले रही है, और अर्थ का जो टेम्परेचर है गर्म हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा रहा है मतलब अर्थ हमारे पास हॉट हो रही है। ये हीट को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब।
हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब इन डे टाइमिंग। डे टाइमिंग के अंदर सन से जो रेडिएशन निकलती है जो अर्थ पर जाती है, अर्थ उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से अर्थ क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है और वो अपनी रेडिएशन को इवनिंग टाइम क्या बोल सकते हैं, इन नाइट टाइम, ठीक है, डे टाइम में तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इन नाइट टाइम यही रेडिएशन जो इसने एब्जॉर्ब की थी नाइट टाइम के अंदर ये अपने अंदर से वापस से इन्हीं रेडिएशन को री इमिट कर देता है। ये इसने रेडिएशन को री इमिट कर दिया। कौन से टाइम में बेटा, नाइट। जब ऐसा हुआ तो अर्थ के अराउंड जो भी एयर के पार्टिकल बचे हैं या पड़े हैं या मीडियम जो भी है, वो मीडियम इन रेडिएशन को फिर से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, और वो एब्जॉर्ब करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली इमिट कर रहा है, कहीं से अर्थ ज्यादा गर्म होती है कहीं से कम, ठीक है, वो डिपेंड करता है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर। तो कहीं से तो ये ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, तो कहीं से कम रेडिएशन इमिट करेगा, जिसकी वजह से जो अर्थ का एटमोस्फियर है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज, ठीक है, क्या होती है, डिक्रीज, या फिर क्या हो जाती है, इंक्रीज। और ये होता है रैंडमली। रैंडमली मतलब कि इसका कोई लॉजिक नहीं, क्या सॉरी कि इंक्रीज ही होगी या फिर कोई लॉजिक ही नहीं, डिग्री ज्यादा हीट आई तो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी और कम हीट आई तो इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं जो अर्थ के अराउंड जो एटमोस्फियर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज्यादा कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज। कम है तो पार्टिकल कम है, ज्यादा है तो वहां पार्टिकल ज्यादा है। अब सपोज करो कोई स्टार है, उस स्टार से हमारे पास लाइट आ रही है, ठीक है बेटा, उस स्टार से हमारे पास क्या आ रही है, लाइट आ रही है। अब इस स्टार से जब हमारे पास लाइट आएगी तो अगर रास्ते में आने वाला मीडियम उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो लाइट कम पहुंचेगी हमारे पास, तो हमारे को स्टार कम ब्राइट दिखेगा, लेस ब्राइट दिखेगा। और अगर डेंसिटी उसकी ज्यादा हुई, सॉरी डेंसिटी कम हुई, तो उससे आने वाली लाइट हमारे को क्या दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी, तो हमको स्टार जो होगा वो ब्राइट दिखाई देगा। तो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से कभी तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा आती है और कभी लाइट की इंटेंसिटी क्या आती है, कम आती है, जिसकी वजह से स्टार कभी हमें ज्यादा ब्राइट दिखता है और कभी हमें लेस ब्राइट दिखता है, ठीक है। तो यही फिनोमेना है, इसी के ऊपर बेस्ड है आपका कौन सा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या किस फिनोमेना बेस्ड है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा उसके अंदर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंशन।